बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है 7th चैप्टर की, जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इंतहाई आसान एक्सरसाइज है ये। लेकिन इस एक्सरसाइज के आसान होने का इन्हसार इस बात पे है कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज कितने अच्छे तरीके से आती हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों को पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेहतर ये है कि पहले आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज यानी 7.1, 2, 3 एंड 4 तक जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर 7.5 बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस सारी की सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं। अभी हम 7.5 को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनका क्लियर होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बहुत ही आसान ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और हॉरिजेंटल लाइन से नीचे जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर हम आंख की बात करें, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है नीचे कि एक आंख है, ऑब्जर्वर की आंख के बिल्कुल सामने जो लाइन होगी ना, यानी बिल्कुल सीधी लाइन, वो हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी। और अगर एक ऑब्जर्वर अपनी आंख से नीचे को देख रहा है, यानी आंख के लेवल से नीचे को देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, जैसे ये हमें दिखाया गया है ये। इसी तरह अगर एक ऑब्जर्वर ऊपर को देखेगा, ठीक है, यानी नीचे खड़ा होके या कहीं पे भी खड़ा होके वो ऊपर को देखेगा, तो वो एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। ठीक है, इसी तरह एलिवेटर उसको कहते हैं जो हमें ऊपर लेके जाती है। आपने देखा होगा ना कि एलिवेटर होती है बिल्डिंग्स में, तो एलिवेटर का मतलब कि जो हमें ऊपर वाली मंजिलों तक लेके जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि वो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एंगल होगा। ठीक है, अच्छा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है ऑफ द सन, सूरज का। ठीक है, इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो, यानी अगर एक 6 फुट का आदमी जो है वो 3.5 फुट का साया बनाता है। तो सबसे पहले हम रफ सी इसकी एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यानी हमारे पास एक आदमी है जिसकी हाइट 6 फुट है, तो यहाँ पे हम एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी कि भाई ये आदमी है। ठीक है जी, इस पे मैं लिख देता हूँ कि ये 6 फीट है, इस तरह। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद 3.5 फीट इसका शेडो है, इस तरफ इसका शेडो ड्रा कर लेते हैं हम, ये। ठीक है जी, और शेडो इसका कितना है? 3.5 फीट, यहाँ लिख लेते हैं जी 3.5 फीट। इसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सपोज के यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये, ठीक है, ये इस तरह इसकी रेज निकल रही हैं जी, और यहाँ से फिर एंगल बनेगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है जी, इस तरह, इसी को आगे बढ़ा देते, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं जी, ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा, अब इसको राइट कैसे करना है, सारी डिटेल को सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ मैन। ठीक है जी, हाइट ऑफ मैन, ये हमने यहाँ लिखना है 6 फीट। उसके बाद हमें जो पता है वो ये है कि शैडो ऑफ मैन, शैडो ऑफ मैन, उसका शैडो कितना है जी? 3.5 फीट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन अब आप जरा देखें बेटे, गौर करें तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे हमारे पास।
ठीक है। और ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये वाली जो साइड है यानी जो उसका शेडो है ये बेस होगा हमारे पास। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करके हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये भी नोन और ये भी नोन, यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों नोन है हमारे पास। अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो इसका आपस में रिलेशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास tan। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6 और बेस क्या है 3.5। ठीक है जी। अच्छा 6 को 3.5 पे डिवाइड करना है हमने, जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स ले लेना है। जैसे ये देखें ये थीटा है तो हमें चाहिए थीटा, तो tan जो है राइट साइड पे आके tan इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी tan इन्वर्स इंटू 6/3.5। अब 6 को 3.5 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका tan इन्वर्स ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स, यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे 6 को 3.5 पे डिवाइड करके। हमने 6 को 3.5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.71। ठीक है, तो इसी का हमने ले लेना tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इसमें एप्लीकेशन में जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं मैनुअली इसको अपने हाथ से सॉल्व कर रहा हूँ। यानी मेरे हाथ में इस वक्त कैलकुलेटर है, वहाँ से मैं ये वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा बेटे, जब हमने tan इनवर्स इसका फाइंड किया, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास इस वक्त 66.38। थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 66.38। ठीक है, डिग्री में। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको साथ साथ इसकी डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमारे पास जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको हम ट्री सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी ट्री कास्ट 40 मीटर शेडो, इसका शेडो है हमारे पास 40 मीटर, तो यहाँ पे इसका शेडो बना देते हैं। इस तरफ ये आ जाएगा जी हमारे पास इसका शेडो यहाँ पे। ठीक है जी, ये हम लिख लेते हैं जी इसको 40 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है कहता है जी हमारे पास है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री। सन का जो एंगल है वो 25 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ड्रा कर लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और इसको लिखेंगे अब हम 25 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है ये वाला, इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं कि एक्स है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ये फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले इसमें हमने लिखना ये है, जो हमें वैल्यूज दी गई हैं कि शैडो ऑफ ट्री, यहाँ लिखते हैं जी सबसे पहले शैडो ऑफ ट्री जो कि है 40 मीटर। उसके बाद है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं जस्ट यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। ठीक है जी, एंगल कितना है हमारे पास 25 डिग्री। ठीक है जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास जो फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है हमने फाइंड करना। देखें हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान में ये थीटा है। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, और ये हमारे पास बेस होगी ये वाली साइड। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात अगर हम करें तो इस थीटा के लिहाज से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस हमें पता है, ये एंगल भी पता है, तो हम tan थीटा वाला रिलेशन ही दोबारा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 25 डिग्री
tan 25 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में हमने x पोज किया इसको, तो यहाँ लिख लेते हैं जी x अपॉन 40। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे अभी tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे अभी हमने ये करना है कि tan 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। ठीक है, तो tan 25 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 16.56, यानी इसको 17 भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो 16.57 लिख देता हूँ या 16.6 लिख देता हूँ मैं अभी। ठीक है, 16.6 इज इक्वल टू x आ गया ये। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिखना है फीट में, ये सॉरी मीटर में। ये आ जाएगा हमारे पास 16.6 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ट्री जो है वो मीटर में अपना शेडो जो है वो कास्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसकी हाइट भी मीटर्स में राइट करनी। तो 16.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि a 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब यहाँ पे देखें बेटे, आपने अपने दिमाग में सोचना है कि देखें एक दीवार है, जैसे अगर मैं बात करूं इस वक्त ये हमारे पास एक दीवार है ये वाली, ठीक है, और 20 फीट लॉन्ग लैडर है। अब एक लैडर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास एक लैडर हो जाएगी यहाँ पे, यानी सीढ़ी। ठीक है, इसको हम सीढ़ी मान लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 फीट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 फीट। लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये वाली वॉल है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब ये इसकी बात की जा रही, देखें ये इसका बॉटम है। ठीक है, ये जो हमारे पास लैडर है उसका बॉटम है। ठीक है, उसके और इस वॉल के दरमियान का जो फासला है वो है 5 फीट। इसको लिखेंगे अब हम 5 फीट। ठीक है जी, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल फाइंड द एक्चुअल एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। अब ये लैडर और ये ग्राउंड का जो एंगल है ये वाला थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी, यानी ये हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें पता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, नोन वैल्यूज़, वो लिख लेते हैं। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ लैडर यहाँ लिखते हैं जी, लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ कितनी है जी, 20 फीट जी। इसके बाद द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है जी, डिस्टेंस फ्रॉम लैडर टू वॉल, यानी लैडर और वॉल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 5 फीट। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल, तो यहां हम लिखेंगे अभी एंगल हमने फाइंड करना है, तो यहां क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब हमने क्योंकि एंगल फाइंड करना है, इस एंगल के लिहाज से हमने इन साइड्स का पहले नेम राइट करना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस होगा, और ये वाली साइड जो है हमारे पास बेस होगी। ठीक है जी, अब बेस और हाइपोटेनस इनके दरमियान में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के लिहाज से, तो यहाँ हम यूज करते हैं ये भी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस हमारे पास है यहाँ पे 5 फीट, यानी 5/20 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू हमने थीटा की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स 5/20। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5/20। देखेंगे जब हम 5/20 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25, यानी कॉज इनवर्स 0.25। अब थीटा आ जाएगा हमारे पास, जब इसका हमने कॉज इनवर्स लेना है ना,
यानी इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.91। ठीक है, अब ये डिग्री में है, अगर इसको मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो ये 0.91 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिनट में भी चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे अभी हम, क्योंकि बुक में आंसर डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 83 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 0.91 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 मिनट। ठीक है, और इसी तरह ये 0.6 आ रहा है, फिर हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय फिर 60, तो ये आ जाएगा 36 सेकेंड। 36 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट भी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा गया है कि द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है, उसकी बेस जो है वो 25 फीट है। इसका मतलब पहले तो हमें एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए। अब मैं क्वेश्चन को ज़रा और शॉर्ट जो है वो सॉल्व करूँगा, शॉर्टली यानी टाइम बचाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ उसको आप लोगों ने खुद लिख लेना है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, और इसकी बेस जो दी है वो उन्होंने दी है जी 25 फीट। तो यहाँ पे इसकी बेस लिख देते हैं, तो ये है इसकी 25 फीट बेस। फिर क्या कहते हैं जी, एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। इसको ये लिख देते हैं, ये 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है जो कि डायगोनल बनाता है बेस के साथ। यानी डायगोनल किसे कहते हैं कि अगर हम एक ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएं जो कि कॉर्नर्स को टच करें ऐसे क्रॉस में, ये डायगोनल है इसकी। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आर्क लगा के आपको शो कर देता हूँ, ये वाला एंगल, ये इसको हम थीटा कहेंगे। ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं दोबारा वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, जैसा कि बेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बेस ऑफ रेक्टेंगल कह लें या हाइट ऑफ रेक्टेंगल कह लें। तो जो चीज़ें फाइंड है या फाइंड करनी वो हमने नहीं लिखनी है, मैं जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आगे। देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 13/25। हमें थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 13/25। ठीक है जी, तो अब 13 को 25 पे डिवाइड करना है, उसका tan इनवर्स ले लीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है जी, एक जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया जाता है और वो 80 डिग्री एंगल को जो है वो गेन करता है, क्लाइम करता है कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी ऊपर जाता है 80 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, यानी 80 डिग्री के एंगल पे उसको छोड़ा गया। यानी अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं साथ साथ तो ये कुछ इस तरह बनेगी कि ये 80 डिग्री के एंगल पे रॉकेट को छोड़ा गया, ये इस तरह जा रहा है ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे इधर लिखेंगे हम कि ये एंगल, ये वाला, ये 80 डिग्री का एंगल है, यानी इस एंगल पे उसको छोड़ा गया। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि हम इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा, ये एल्टीट्यूड आएगा। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये वाली, अगर इसको हम x लिखें तो यहाँ पे ये जो x है ये वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। अब ये वाला जो इसका डिस्टेंस है ये 5000 है। ठीक है, 5000 मीटर है। ठीक है, 80 डिग्री पे उसको लॉन्च किया गया, उसी कांस्टेंट एंगल पे वो जा रहा है ऊपर को, और हमने फाइंड क्या करना है, उसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड कहते हैं बेटे बुलंदी को, बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो होती है। ठीक है, और इसके बाद कहता है 5000 मीटर उसने ट्रेवल किया है। अब ये हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। ठीक है, तो हम अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे, साइन। ठीक है, साइन क्या आएगा, 80 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी x अपॉन 5000 आ जाएगा ये। ठीक है, हमें x चाहिए तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5000 इज इक्वल टू x। ठीक है जी,
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर यहाँ से। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा साइन 80 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4755। ठीक है जी, 4755 और ये आएगा हमारे पास मीटर में। ठीक है, तो ये x हमारे पास आ चुका है, यानी इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, 4000 जो मीटर है उसकी बुलंदी पर एक पायलट जो है वो जहाज़ को उड़ा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस हाइट को। सपोज कर लेते हैं कि ये 4000 मीटर की हाइट है ये। ठीक है जी, इसके बाद कहता है विश टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एयरपोर्ट है इस जगह पे। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने लगाया है ये एयरपोर्ट को डिनोट कर रहा है। तो ये यहाँ पे उतरना चाह रहा है इस एंगल, इसका एंगल जो है वो एयरपोर्ट से क्या है, यहाँ पे वो एंगल बना देते हैं। जो एंगल बताया 50 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं जी 50 डिग्री। अच्छा, ये 50 डिग्री जो एंगल है यहाँ पे, क्योंकि विद द हॉरिजेंटल, अब हॉरिजेंटली वो कह रहा है, असल में ये एंगल बनेगा इस तरह यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है 50 डिग्री, ये बन रहा है यहाँ पे 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होगा इसके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 50 डिग्री पहले ही लिख दिया ये। ठीक है, असल में ये यहाँ एंगल बन रहा है ये वाला। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से कितना दूर विल द प्लेन बी, प्लेन जो है वो कहाँ होगा, बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड, जब प्लेन जो है वो उतरना शुरू करेगा तो वो एयरपोर्ट से कितना दूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला, यानी जिसे हम बेस कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम अगर लिखना चाहें कुछ भी एक्स वाई जी तो लिख लें। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये एक्स है ये। ठीक है, एक्स हमें फाइंड करना है, ये एंगल में दिया है और ये परपेंडिकुलर भी दिया है, बेस हमने फाइंड करना है। तो tan थीटा से हम ये फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, यानी एंगल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे वो होगा tan थीटा, यानी थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 50 डिग्री, यानी tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 400 और बेस क्या है हमारे पास, सॉरी 4000 है, 4000 है और बेस क्या है हमारे पास x। अब आ जाएगा ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय tan 50। ठीक है जी, tan 50 डिग्री को जब हम tan 50 डिग्री फाइंड करेंगे, उसके बाद 4000 को tan 50 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो भी आंसर आएगा उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। अभी इसको फाइंड कर लेते हैं। 33 यानी 3356.4 मीटर। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ गाय वायर, यानी स्पोर्टिंग वायर की बात की जा रही है, रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। यानी वो रन करता है, चलता है, दौड़ता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल, यूटिलिटी पोल के सेंटर से टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक। ठीक है, तो पहली बात ये है कि यहाँ पे एक पोल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके सेंटर की बात करें, सपोज ये हमारे पास सेंटर है इसका यहाँ पे। ठीक है जी, इस सेंटर से वो चलना शुरू करता है ग्राउंड तक, यहाँ तक, ये ग्राउंड है और ये इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ग्राउंड द वायर मेक्स एन एंगल 78.2 डिग्री। अब ये जो वायर है ये 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे ये एंगल बना देते हैं यहाँ पे इस तरह। ठीक है जी, ये बन रहा है एंगल यहाँ पे 78.2 डिग्री। ठीक हो गया जी। विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये 3 मीटर इसकी लेंथ होगी, ये इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी,
इस पोल की हाइट, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो हाइट है हमारे पास ये x होगी, ठीक है जी। बेटे पोल की हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे ट्राइंगल की, यानी परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे यहां से यहां तक, क्योंकि ये पोल का सेंटर है तो उसका डबल हो जाएगा उसका टोटल, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हाइट बन रही है, जितनी भी हाइट होगी जो हम फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पोल की आ जाएगी हाइट। उसके लिए देखिए हमारे पास ये एंगल दिया है, ये बेस है, और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास y है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan। तो tan एंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं tan 78.2 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ रहेगा y/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 3 मल्टीप्लाई बाय tan 78.2 डिग्री, ये इक्वल आ जाएगा y के, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो y है यानी परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी यानी लेंथ इसकी आ जाएगी, या हाइट कह लें, जो भी इसको कह सकते हैं हम, ये 14.36 आ जाएगा, 14.36 मीटर इज इक्वल टू y। अब क्योंकि ये सेंटर में था, ये जो वायर बंधी हुई थी ये, ठीक है, इस पोल के सेंटर में बंधी हुई है, तो डेफिनेटली जो हाइट इसकी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल। हाइट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेंथ लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, यहाँ हाइट ही लिख देते क्योंकि बुक में हाइट लिखा हुआ है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14.36, ठीक है जी। जब 2 को 14.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 28.72, ठीक है, मीटर। तो ये हमारे पास टोटल पोल की हाइट होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया है कि अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री, इंक्लाइंड करता है 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम अ सी लेवल। सी लेवल से स्टार्ट किया हमने और ऊपर की तरफ जाना शुरू किया 2 माइल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास सी लेवल है, यानी ये ऐसे, यानी ये जो बेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारे पास ये है, इस तरह इसको सपोज कर लेते हैं कि ये है जी हमारे पास 5.7 डिग्री, इसको कह लेते हैं जी ये 5.7 डिग्री है। और ये इस तरफ हमारा 2 माइल का डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है जी। हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, अब सी लेवल से कितना ऊंचा है हम, तो सी लेवल से ऊंचा हम इससे पता चलेगा कि जब हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इसको हम एल्टीट्यूड कह लें, हाइट कह लें, जो भी हम कहें। इसको सपोज कर लेते हैं कि एक्स है हमें, यानी एक्स फाइंड करना है इसमें। तो इसके लिए हम एंगल कौन सा यूज करेंगे, साइन, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7 डिग्री आ जाएगा ये, इज इक्वल टू x। जब हम 2 को साइन 5.7 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.199, ठीक है, माइल्स के। तो ये आ जाएगा हमारे पास x के, यही हमारे पास आंसर है। यानी सी लेवल से हम 0.199 माइल जो है वो दूर होंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। एक घर है, उसकी छत के ऊपर एंटीना लगा हुआ है जिसकी जो हाइट है वो 8 फीट है। तो सबसे पहले तो एक एंटीना हम यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एंटीना है जिसकी हाइट है 8 फीट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 8 फीट, ठीक है जी, ये एंटीना है। अच्छा जी, आगे है जी, बात की जा रही कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक नुक्ता है, एक जगह है जहाँ से
द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। यानी सपोज हम यहाँ ले लेते हैं जी, हमारे पास एक जगह है नीचे फर्श के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर ले लेते हैं जी, हम इसको ले लेते चलें, ये पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है जी। यानी ग्राउंड लेवल पे है ये। अगर मज़ीद इसको चाहें तो हम इस तरह बना सकते हैं इसको कि ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है। यानी ये घर है और घर का ग्राउंड लेवल ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके कहते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस। ये घर की छत के ऊपर लगा हुआ है ना ये एंटीना, तो ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कहता है कि 17 डिग्री है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये है 17 डिग्री, ठीक है जी। फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। अब यहीं पे वो कह रहा है कि ये वाला एंटीना के टॉप का एंगल है इस जगह से, यानी ज़मीन के जो लेवल है यानी ग्राउंड लेवल है उससे, इसका एंगल है 21.8 डिग्री यानी ज़मीन से। इसका मतलब कि ये वाला एंगल जो है, सॉरी यहाँ पे कर्व लगानी पड़ेगी हमें, ये वाला एंगल इधर से अगर हम बात करें इस एंगल की तो ये है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं जी। अब हम ये यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमें फाइंड करना है बेटे यहाँ पे हाइट ऑफ द हाउस, सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये अभी जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। इसको घर की हाइट कहेंगे, इसको एक्स कह लें, वाई कह लें, जी कह लें, कुछ भी हम इसका नेम दे लें। और इससे भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम इसको ABCD लिख लेते हैं अब, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं A, ठीक है, इसको लिख लेते हैं B, इसको लिख लेते हैं C और इसको लिख लेते हैं D। अपनी मर्जी से आप जो भी इसकी नेमिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ABCD ज़रूरी नहीं है, आप कोई और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें फाइंड करना है BC, यानी ये जो मैयर BC है ना, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए देखें हमारे पास एक 17 डिग्री ये हमारे पास एंगल है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी और साइड नहीं है, कोई और जो कैलकुलेशन नहीं है यहाँ फ़िलहाल। तो यहाँ हम 17 डिग्री एंगल को यूज़ करते हैं, ठीक है। 17 डिग्री एंगल को यूज़ करके हम जो है वो इस अननोन को, यानी इसको हम x कह लेते हैं जो हमने फाइंड करना है, इसका और इस वाली साइड का रिलेशन लिख लेते हैं जो कि tan होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan 17 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन, इसको लिखते हैं मैयर AB, मैयर AB, ठीक है, क्योंकि ये साइड भी हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो जैसे इसको AB लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है वो है ABD, ठीक है। ये जो ट्राइंगल थी इसको ABC है, यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC। अभी हम पहले AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मैयर AB इज इक्वल टू, ये tan 17 को इधर लिख लेते हैं 1 अपॉन tan 17 और ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यानी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो मैयर AB हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, जब हम tan 17 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.271 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है जी। अब बजाय इसके कि इसको हम इक्वेशन 1 लिखें, यहाँ पे ये आंसर जो फाइनल आ रहा है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी ट्राइंगल ABD की, यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ABD की, ठीक है जी। इसमें हमारे पास आ जाएगा जी tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास अब x + 8 अपॉन मैयर AB, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट tan 21.8 डिग्री, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 0.40 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x + 8 और मैयर AB जो है इसकी वैल्यू देखिए ऊपर हमने अभी इक्वेशन 1 में लिखी है
जो कि है 3.271 और x आ जाएगा ये साथ में, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.40, यानी ये ऐसे 0.40 और ये मल्टीप्लाई होगी 3.271 से और साथ में x भी है, इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जो ये वैल्यू x जो है ये इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगी, इसको माइनस कर देते हैं हम, और साथ ही इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.3084 और साथ में x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस x कर देते हैं, इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो हमारे पास ये रह जाएगा 1.3084 माइनस 1 और ये x आ जाएगा हमारे पास कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम अब इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये इज इक्वल टू 8 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, अब जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3084, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.3084, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 25.94, ठीक है, ये फीट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये आया हमारे पास x का आंसर और हमें x ही चाहिए था। x मतलब कि यहाँ पे हम x डिनोट कर रहे हैं घर की जो है हाइट को, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन द लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाइट, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले तो हमने सपोज कर लेना है कि जी हमारे पास ये इसकी हाइट है यानी 4000 फीट, ठीक है जी। अब बोट्स देख लेते हैं जी, एक बोट हमारे पास सपोज यहाँ पे है, दूसरी बोट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से यहाँ पे एक एंगल बनेगा इस बोट के साथ, ये एंगल, ठीक है जी, और दूसरा बनेगा इस बोट के साथ ये वाला एंगल, ठीक है जी। और एंगल्स कौन कौन से हैं, एक एंगल हमारे पास 30 का है और दूसरा 45 का है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 45 का एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल 30 का होगा, ठीक है। बनेंगे ये यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, ये मैं पहले भी एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक हो गया जी। और हमने बताना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के दरमियान में कितना फासला है ये हमने बताना है। तो ये वाला जो हमारे पास फासला है इसको x कह लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये A पॉइंट है हमारे पास, ये B है, ये C है और ये D है। हमारे पास टू ट्राइंगल्स बन रही हैं, पहले हम बात कर लेते हैं BCD ट्राइंगल की, ठीक है जी। ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 45 का एंगल है। अगर हम लिखें यहाँ पे tan 45 डिग्री, इसको यूज़ करें, ये इक्वल होगा हमारे पास 4000 अपॉन मैयर BC, तो tan 45 होता है 1 के इक्वल, 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय मैयर BC, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मैयर BC इज इक्वल टू 4000, ठीक है जी। यानी इसकी वैल्यू भी 4000 आ जाएगी, ये वाली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये 4000 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। हमें चाहिए इन दोनों के दरमियान वाला ये वाला फासला, तो हम अब यूज़ करेंगे ट्राइंगल ACD, ठीक है जी। अब लिख देते जी यहाँ पे ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल में देखें हमारे पास जो एंगल यूज़ करेंगे वो भी हम वो रेशो यूज़ करेंगे tan की, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है। इस ट्राइंगल में भी हम tan को यूज़ करेंगे, यानी ये आ रहेगा हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 4000, बेस आ जाएगा हमारे पास
x प्लस 4000, ठीक है, क्योंकि बेस आएगा x प्लस 4000। अभी हमें वैल्यू चाहिए x की, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। अभी tan 30 की वैल्यू पहले सब पुट कर देते हैं यहाँ पे कि tan 30 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ कैलकुलेटर से ले लेते वैल्यू tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री होता है जी बेटे, पॉइंट में राइट करूंगा 0.58, ठीक है जी। यहाँ लिख देते हैं जी 0.5577 है तो मैं इसको 58 लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 0.58 इंटू एक्स प्लस 4000 इज इक्वल टू 4000। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.58x प्लस 4000 को 0.58 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 4000, तो ये आ गया हमारे पास 2309। इसको लिखेंगे 2309.40, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4000, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 0.58 x इज इक्वल टू 4000 में से इसको मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी। ज़रा थोड़ा सा बच जाएगा हमारा ज़रा काम, यानी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और मेरे लिए आसानी हो जाएगी लिखने में भी। 4000 में से इसको माइनस किया 2309 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1690.59, या 5 की बजाय 6 लिख देते हैं क्योंकि 599 है तो मैं 6 लिख देता हूँ इसको राउंड ऑफ करके। अब x इक्वल आ जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1690.6 डिवाइडेड बाय 0.58, ठीक है, यानी इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 0.58 पे। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2914.8, ठीक है, 2914.8। तो इसी तरह ये आ जाएगा फीट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें हमें कहा गया है 2 ships which are in line with the base of a vertical cliff। ये क्लिफ है, यहाँ पे चट्टान दिखाई गई है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये which are in line with the base of a vertical cliff, ये बिल्कुल एक ही लाइन में है सारी की सारी, यानी क्लिफ, ये बोट और ये वाली बोट आर 120 मीटर अपार्ट, 120 मीटर दूर हैं ये एक दूसरे से, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। अब इसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, कहता है नंबर 1 पे कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, यानी BC को हमने कैलकुलेट करना है, और दूसरे नंबर पे कैलकुलेट द हाइट CD, फिर CD को, यानी क्लिफ की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो एंगल हैं ये वाले, असल में ये जो एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल्स ही हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है जी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल जो हमारे पास है ये, इसको BCD, ठीक है जी। इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में हम tan एंगल यूज़ कर लेते हैं जी, tan 45 डिग्री। ये इक्वल होगा हमारे पास, इसकी हाइट का हमें नहीं पता, यानी उसको हम इधर CD लिख देते हैं, मैयर CD ही इधर लिख देते हैं, और इसका जो यहाँ पे जो बेस है वो भी नहीं हमें पता, यानी जो BC है वो भी हमें नहीं मालूम, तो यहाँ लिख देंगे मैयर BC, क्योंकि tan 45 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिख देंगे अब मैयर CD अपॉन मैयर BC। बेटे यहाँ पे देखें जो BC है मैयर BC, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास मैयर CD के। यहाँ से तो अभी तक हमें ये रिजल्ट मिला है, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD की बात कर लेते हैं। ACD में tan जो है वो आएगा हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास मैयर CD, ठीक है, और इसका बेस क्या है अब हमारे पास
ये है मैयर ए बी, मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी, ठीक है जी। ये आ रहेगा इसका बेस हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें ए बी की वैल्यू तो हमारे पास है जो कि है 120 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। tan 30 की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे, tan 30 डिग्री, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ दोबारा हम tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.577, ठीक है, 0.577, 0.577 इज इक्वल टू, और मैयर सी डी का हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिख देते हैं मैयर सी डी अपॉन ए बी की वैल्यू हमें मालूम है जो कि 120, और प्लस मैयर बी सी जो है, बी सी की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी सी डी की है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस मैयर सी डी ही लिख देते हैं इसको भी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.577 मल्टीप्लाई बाय 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो ये हो जाएगा 69.28, यहाँ आ रहेगा हमारे पास 69.28 जी, 69.28, फिर 0.577 को मल्टीप्लाई करेंगे मैयर सी डी से, ठीक हो गया जी। तो ये आ रहेगा प्लस 0.577 मैयर सी डी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, ये आ रहेगा मैयर, राइट साइड पे भी मैयर सी डी है, ये राइट, इधर लेफ्ट साइड पे प्लस है, ये इधर आके माइनस हो रहेगा, तो इसको माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो ये आ रहेगा 69.28 इज इक्वल टू, इसमें से मैयर सी डी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ रहेगा 1 माइनस 0.577, और इधर ले लेते हैं जी मैयर सी डी को कॉमन, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ रहेगा हमारे पास अब 69.28 इज इक्वल टू, और 1 में से माइनस करेंगे अगर हम 1 माइनस 0.577, तो ये आएगा 0.423, और ये मल्टीप्लाई होगा मैयर सी डी से, ये डिवाइड होगा 69.28 डिवाइडेड बाय 0.423, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 163.78 इज इक्वल टू, ये आ गया जी मैयर सी डी, ठीक है जी। ये हमारे पास है मैयर सी डी की वैल्यू, सी डी क्या है, हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है। तो हाइट ऑफ जो क्लिफ है इस केस में हमारे पास है 163.78। अच्छा, और दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द डिस्टेंस BC, BC भी उतना ही होगा जितना CD है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये देखें BC भी उतना ही है जितना CD है, तो इसका मतलब कि जितनी क्लिफ की हाइट होगी उतना ही ये BC डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे लास्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड, ये लॉन्ग पीस ऑफ वुड है, ये 30 मीटर की हाइट से देखा जा रहा है इसको, फ्लोटिंग टुवर्ड अस, जो कि इस तरफ आ रहा है। कहते हैं कि इफ द एंगल विद द हॉरिजेंटल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 डिग्री एंड एंगल विद द हॉरिजेंटल टू द बैक ऑफ द लॉग, यानी बैक ऑफ द लॉग यहाँ तक ये वाला एंगल जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये 16.7 डिग्री है ये, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास कहता है कि जी विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14, सॉरी ये 14 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये वाला 16.7 डिग्री है, ठीक हो गया जी। कहता है हाउ लॉन्ग इज द लॉग, ये लॉग जो है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। इसको अगर हम लिख लें, ये ए है और ये बी पॉइंट है हमारे पास, ये सी है और ये ओ है, तो यहाँ पे हमने बी सी फाइंड करना है, असल में हमारा मकसद है बी सी फाइंड करना। सबसे पहले देख लेते हैं जी, हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे प्रीवियस, उसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे हम ट्राइएंगल ए बी ओ ट्राइएंगल में हमारे पास जो tan होगा
यहाँ पे tan ही यूज़ करेंगे। tan 16.7 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, यानी ये आ रहेगा हमारे पास 30 अपॉन मैयर ए बी। ठीक है जी। अब ए बी हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मैयर ए बी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय tan 16.7 डिग्री फाइंड कर लेते हैं उसकी वैल्यू। tan 16.7 और डिग्री फाइंड करना है हमने, इसमें तो ये लिखेंगे जी 16.7 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं जी 0.3। 30 को 0.3 पे डिवाइड कर देते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ गया 99.9। ठीक है, 99.9 को हम 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं जी राउंड अबाउट 100 आ जाएगा ये मैयर ए बी इज इक्वल टू 100। ठीक हो गया जी। यूनिट लिखना चाहें तो बेहतर है, 100 मीटर आ जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद अब हमने यूज़ कर रही है ट्राइंगल ए सी ओ। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं जी ट्राइंगल ए सी ओ, इन ट्राइंगल या फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, वो भी tan यूज़ करेंगे एंगल हम। ठीक है जी, tan आ जाएगा हमारे पास 14 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 है, बेस इसका अब आ जाएगा मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी। ठीक है जी, बी सी हमने फाइंड करना है। ये सॉरी, यहाँ पे बी सी है, बी ओ लिखा गया है, ये बी सी। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बहुत आसान हो जाएगा। tan 14 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं अब, tan 14 डिग्री, tan 14 डिग्री, tan 14 डिग्री 0.25 यहाँ आएगा 0.25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 30 अपॉन ए बी की जगह पे लिखेंगे हम 100 प्लस मैयर बी सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 100 नहीं बल्कि 25 को, ठीक है बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.25 बी सी मैयर बी सी इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 30 डिग्री के। अब ये जो 30 है इसमें से हम 25 को माइनस कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे 0.25 मैयर बी सी रहेगा, इधर आ जाएगा 30 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 रह जाएगा। अब हमें चाहिए वैल्यू मैयर बी सी की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 0.25। जब हम 5 को 0.25 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 20, यहाँ लिख देंगे मैयर बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 20 मीटर जो है वो आंसर है हमारे पास, यानी बी सी ये जो लॉग है ये 20 मीटर इसकी लेंथ है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।